हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कल की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस के पूरा एक सेट है। इसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप में 60 नंबर की आती है। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो भी जा करके देख सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे की क्लास में हम लोग डेली जो कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिल रही हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे की जो क्लास होती है उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप 3 बजे और 5 बजे अगर दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर चाहे 1 हो या फिर आपका चाहे पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 31st से। तो आई होप आपने कल की क्लास अटेंड कर ली होगी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी 31st से जो है स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है और आपको यहाँ से क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। सीटेट की प्रिपरेशन आप चाहे पेपर 1 की कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, 3 बजे और 5 बजे आपको यहाँ से क्लासेस जो है मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि बात कही जा रही है कि ग्राम पंचायत के विषय में, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें का सही हो जाएगा। पहला है समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत जो है दान ले सकती है, यानी अगर समुदाय का काम है तो ग्राम पंचायत जो है वो दान ले सकती है, हो सकता है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के पास जो है स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, यानी ग्राम पंचायत जो होती है वो स्थानीय कर जो है वो लगा सकती है। अलग अलग राज्य जो है पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। या फिर ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो ग्राम पंचायत के बारे में बात कही जा रही, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, एक चुना हुआ सदस्य होता है, ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का कोई सचिव नहीं होता है। बाकी आपका जो फर्स्ट है वो सही है, यानी समुदाय के काम के लिए जो ग्राम पंचायत जो है दान ले सकती है, यानी कि जो समूह में लोग अपना मिल करके सहयोग करके कोई अगर चीज बनवानी है तो उसमें सहयोग करके अपना दान दे करके उसका निर्माण करवा सकते हैं। तो ये तो सही है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, अगर वो स्थानीय कर लगाना चाह रहा है तो थोड़ा बहुत लगा सकता है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून जो है बना सकते हैं, क्योंकि सभी जगह ग्राम पंचायत के अपने अपने रूल होते हैं अलग अलग। तो ये भी आपका सही है। आंसर जो आपका हो जाएगा, यानी डी आपका जो है ऑप्शन गलत होगा, फर्स्ट भी गलत होगा और आप जो है थर्ड भी ऑप्शन गलत होगा। आपका 2 भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो 4 जो है ऑप्शन होगा, यानी ए बी और सी, ए और बी सी सारे सही हैं, डी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर जो है 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन विषैले जो है खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थलों के उदाहरण हैं, यानी कौन से जो है खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं। तो आपका पहला है कपड़ा फैक्ट्री, फिर है जहाज तोड़ने के उद्योग, या फिर कीटनाशक बनाने के उद्योग, या फिर चाय बागवान। तो बात कही जा रही है कौन से जो है विषैले खतरनाक उद्योग हैं और आपके कार्यस्थल के उदाहरण हैं। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि जहाज तोड़ने के जो उद्योग होते हैं उसमें भी आपको दिक्कत रहेगी, मतलब खतरा रहेगा। और जो है कीटनाशक बनाने के उद्योग, ये दो जो हैं ये क्या हैं, इन पे जो है विषैले खतरनाक उद्योग हैं। तो ये आंसर आपका होगा 2, यानी कि जहाज तोड़ने वाले उद्योग और आपका जो है कीटनाशक बनाने के उद्योग, ये क्या है, दो जो है विषैले खतरनाक उद्योग के अंतर्गत आएंगे। आंसर जो होगा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़ा फैक्ट्री में इतना कोई रिस्क नहीं है, चाय बागवान में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर जो होगा वो बी और सी है, यानी
2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कीटनाशक बनाने वाले जो उद्योग होते हैं उसमें रिस्क होता है, ठीक है, उसमें जान भी जा सकती है। अगर ज़्यादा विषैली गैसें बन गई हैं या निकल रही हैं तो इसमें जान भी जाने की जो है पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 जो है इसमें बात कही गई है, जो 33 है इसमें बात कही गई है, पहला है जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें, यानी सही विकल्प आपको चूज करना है। पहला है आदर्शन जो दिया गया है, आदर्शन जो दिया गया है इसमें बात कही गई है कि सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं जो है मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, यानी जो सरकार है उसको क्या है, सभी लोगों को जन सुविधाएं जो है मुहैया यानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि क्या है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल पाए, चिकित्सा हुआ, जो आप उनको अच्छी मतलब शिक्षा की व्यवस्था है वो भी उनको अच्छी मिले, हॉस्पिटल है वो भी उनके स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मुहैया कराई जाए। अब इसका जो रीजन दिया गया वो ये है, निजी कंपनियां जो है जन सुविधा मुहैया कराती हैं, लेकिन इनकी जो है ज्यादा कीमत जो है चंद लोग ही जो है वाहन कर सकते हैं, यानी कि जो निजी कंपनियां होती हैं वो ज्यादा जो सुविधाएं दे रही होती है वो ज्यादा मुहैया कराती हैं, जो मतलब निजी कंपनियां जो हैं जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन क्या है, इनकी ज्यादा कीमत जो है चंद लोग ही वाहन कर सकते हैं, यानी कुछ लोग ही जो है उनकी जो सुविधाएं हैं वो जो है पेमेंट कर पाते हैं, यानी कुछ ही लोग जो है उनकी सुविधाएं जो है ले पाते हैं, क्योंकि हर लोग जो है मान के चलिए अगर निजी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका जो है पेमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो कुछ ही लोग जो है उनको जो है पेमेंट कर पाते हैं, यानी कुछ ही लोग जो है उनकी सुविधाएं ले पाते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो उनकी मतलब सारा खर्च जो है इतना ज्यादा जो बिल आता है वो पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आदर्शन भी सही और रीजन भी सही, यानी दोनों क्या है स्टेटमेंट वो सही है। तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, मान के चलिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका पेमेंट ज्यादा होगा और जो सरकारी हॉस्पिटल होगा उसका पेमेंट कम होगा, ठीक है। तो जो मतलब प्राइवेट कंपनियां होती वो अपना उनका ज्यादा खर्चा होता है, वो ज्यादा अपना डिमांड में रहती हैं, ज्यादा उनका पेमेंट करना पड़ता है, यानी हर चीज का तो है उसमें पेमेंट रहता है। तो इस वजह से क्या है, आंसर जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला जो क्वेश्चन है, जस लीन नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी जो कि 19 साल की है। फैजा जो है 54 साल की है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान डालेंगी। तो इसमें जो है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन कीजिए, यानी वैध जो विकल्प है वो आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें एक वैध विकल्प जो है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसमें कौन सा वैध विकल्प है, क्वेश्चन नंबर जो है 34, तो इसमें वैध जो विकल्प है 34 का फर्स्ट होगा, यानी ए जो है वो क्या है, ये वैध विकल्प है, क्योंकि जसलीन जो है 19 साल की है, ये नगर पालिका के चुनाव में मतदान डालेंगी, तो ये आपका जो है एक वैध है, तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला 35। 35 जो है इसमें बात कही गई है कि डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसी कार्य स्थिति का जो है वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी जो आपका डबल बोझ शब्द का प्रयोग है आमतौर पर किसी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा रहा होता है। तो पहला है शिक्षकों की, या फिर श्रम महिलाओं की, या फिर सरकारी कर्मचारियों की, या फिर मजदूरों की। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका आंसर होगा 2, यानी श्रम जो है महिलाएं होती हैं उनके लिए जो है डबल बोझ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि डबल बोझ शब्द का जो प्रयोग है वो श्रम महिलाओं के लिए ही किया जाता है, उसका रीजन ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो बाहर का भी काम कर रही होती हैं, यानी कि जो बाहर मजदूरी करने गई या कोई किसी कंपनी में काम करने गई, या फिर किसी मान के चलिए किसी ऑफिस में वो काम कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, कुछ भी A to Z अपना वर्क वो कर रही हैं पार्ट टाइम,
उसके साथ साथ वो घर का भी काम कर रही होती हैं, क्योंकि उनको खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने, घर को भी ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ उनको बाहर का भी काम करना है। तो इसलिए क्या है, डबल बोझ जो होता है ये शब्द प्रयोग किया गया श्रमिक जो महिलाओं के लिए, यानी जो महिलाएं घर का काम करने के साथ साथ बाहर का भी काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है, यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता बनी हुई है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला है, राज्य का हस्तक्षेप जो है धर्म में संभव है, यानी जो राज्य है उसका जो हस्तक्षेप होता है वो धर्म में संभव है। अगला है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। या फिर धर्म से सैद्धांतिक जो है दूरी बनाए रखना। या फिर धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए जो है विभिन्न कार्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो बात कही जा रही भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए, सी और डी। ए जो है राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, और आपका जो है सी यानी कि धर्म से जो है सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना है, और आपका धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो ये आपके जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही, क्योंकि सारी बातें जो है धर्म से रिलेटेड है। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो धर्म में संभव है, थोड़ा बहुत वो जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऑफिशियल आंसर की में आपके थर्ड ही ऑप्शन गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान दिया गया है कि अगर सरकार मनचाहा काम कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो उनके लिए क्या है, एक संविधान भारत में यानी भारतीय संविधान में एक प्रावधान दिया गया है। तो निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए, यानी कौन सा जो है संविधान में प्रावधान लोगों को अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है, नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर मौलिक अधिकार हैं, या फिर कानूनी अधिकार हैं, या फिर आपका मौलिक कर्तव्य हैं, यानी फंडामेंटल जो है ड्यूटीज हैं। तो इसमें आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 37 2 ऑप्शन सही होगा कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं लोगों को, उनमें लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार के द्वारा यानी सरकार के द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाना है, अगर मान के चले सरकार कुछ गलत तरीके से रूल फॉलो कर रही है या फिर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो उसके अंतर्गत जो है अपना व्यक्ति जो है वो याचिका दायर कर सकता है हाई कोर्ट में। तो उसको क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हुआ, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार हुआ। तो ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं लोगों को वो दिए गए हैं कि इनमें जो है कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर सरकार आपके साथ कुछ रूड बिहेव कर रही है तो आप जो है इनके खिलाफ याचिका भी दायर कर सकते हैं। आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें बात कही गई है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है, यानी भारत में जो एक न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, वो क्या दर्शाती है। तो पहला है, ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मानने होते हैं, यानी जो ऊपर के हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो जो निचली अदालतें होती हैं वो मानती हैं। या फिर निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट, मतलब निचली अदालतों के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी अदालतों में जो है ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए के एक जो है समान अधिकार होते हैं। या फिर भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्य विधि का जो है अभिन्न अंग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें बात कही जा रही कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था
जो है होना यह आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि ऊपरी न्यायालयों जो होती हैं के फैसले निचली अदालत को या फिर निचली न्यायालयों को जो है मानना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अगर मान के चलिए हाईकोर्ट का जो फैसला आ जाएगा वो निचली अदालतें जो हैं या फिर निचले न्यायालय जो हैं उनको मानना पड़ेगा, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो बी दिया गया है यानी कि निचली अदालतें के फैसले से अगर असंतुष्ट पक्ष, यानी मान के चले अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो क्या है ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, अगर उसको रिजल्ट मिला यानी जो फैसला सुनाया गया निचली अदालत से वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो क्या है वो ऊपरी न्यायालय में जा सकता है, वो हाईकोर्ट में याचिका अपनी दायर फिर से कर सकता है। तो निचली अदालत से आप ऊपर जा सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है निचली अदालत के फैसले से, लेकिन आप ऊपरी जो अदालत है यानी हाई कोर्ट जो है वहां से आप नीची अदालत में, ये नहीं कि आप ऊपरी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप निचली अदालत में फिर से याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नीचे से तो ऊपर जा सकते हो लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आंसर जो इसमें हो जाएगा यानी ए सही है और बी सही है, ऑप्शन होगा थर्ड यानी ए और बी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी और डी आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बात कही गई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक जो है समान अधिकार होते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके क्या एक समान अधिकार है, सबके क्या है अलग अलग अधिकार होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी जो है इसमें बात कही गई भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का जो है अभिन्न अंग है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो है वो फर्स्ट यानी ए और बी सही है, आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप निचली अदालत से तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊंची अदालत से संतुष्ट नहीं है फैसले से तो आप निचली अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें बात कही गई कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में जो है किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है, यानी अस्पृश्यता का जो कानून है वो आपको कौन से अनुच्छेद में मिला है, तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता की जो बात कही जाती है ये आपके कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में कही जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 17 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बात कही गई है न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है वो जैसे कानून का क्रियान्वयन जो है एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लाने, या फिर शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने, या फिर मजदूरों को श्रम के जो है सौदेबाजी के लिए जो है गुंजाइश देने। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, यानी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन जो है लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है ये लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या जो है अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन यानी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण जो है लगाने, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी जो दिया गया है शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति का शोषण कर रही है, मान के चलिए काम वर्क ज़्यादा करवा रही है, काम पैसे कम दे रही है, फिर टाइम से पैसे नहीं दे रही है, तो इसमें भी अधिकार मिलता है लोगों को। मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए जो है गुंजाइश देने, ये भी आपका आंसर होगा। तो आंसर इसमें होगा फर्स्ट यानी ए, बी और सी सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, क्योंकि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है इसमें लोगों को ये सारे अधिकार मिलते हैं। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बात कही गई है कि सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। तो पहला है सामाजिक विज्ञान जो है वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है डैश डैश। तो आप पहला ऑप्शन है मनुष्यों और उनकी सामाजिक व स्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध, या फिर संसार के भौतिक विषय अवधारणाएं, या फिर मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या फिर मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी मनुष्य और उनकी सामाजिक व स्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि मनुष्य और इनकी सामाजिक व स्थानिक व्यवस्था के बीच क्या संबंध है। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस के अंतर्गत सब आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हो कि क्या मेरे कायदे कानून होंगे, क्या कौन से अधिकार मुझे प्राप्त हैं संविधान के अंतर्गत, ठीक है, कैसे व्यवस्थाएं रहती हैं समाज में। तो ये सारा जो है प्रोसेस आप सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे होते हो। तो सामाजिक व स्थानिक व्यवस्था के बीच जो संबंध होता है वो आप समझ पाते हो कि हाँ इसके बीच क्या कनेक्शन है। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। भौतिक विषय ये आपका नहीं होगा। मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक होते हैं ये भी नहीं होगा। मनुष्य में प्रयोगात्मक तरीकों से ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सोशल साइंस के अंतर्गत आप जो समाज व स्थानीय व्यवस्थाएं होती हैं उनके बीच आप संबंध बना पाते हो। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर जो है 42, इसमें बात कही गई है कि पहला है सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो पहला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो है ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके। तो ये तो आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे जो है नैतिक और सामाजिक ऊर्जा प्रदान कर सके। यानी बच्चे जो है समाज में क्या कायदे कानून है, ठीक है, कैसे हमको बिहेव करना है समाज में, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको लोगों से बात करनी चाहिए, और उनकी मानसिक जो ऊर्जा है यानी जो उनका दिमाग है, ठीक है, वो भी उनको ऊर्जा प्रदान हो पाए, यानी उनका मानसिक डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाए। या इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सके, यानी कि अगर उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता है, उनको सही गलत समझने की क्षमता है कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर उनका दिमाग बहुत अच्छे से प्रोसेस कर रहा है तो वे स्वतंत्र रूप से समझ भी पाएंगे और सोचने की क्षमता भी वो रखेंगे, और अपनी विशिष्टता खोए बिना वो सामाजिक बलों का सामना कर पाएंगे। तो ये तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बी जो दिया गया है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने के जो है नियामक जिम्मेदारी वहन करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप स्वतंत्रता हुआ, विश्वास है, पारस्परिक सम्मान है यानी एक दूसरे का कैसे लोग सम्मान करते हैं, विविधता के प्रति सम्मान, क्योंकि आप सोशल साइंस के अंतर्गत ही देख रहे होते हो कि हाँ कौन से राज्य में क्या विविधता पाई जाती है, कौन से राज्य का क्या पहनावा है, क्या खान पीन है, क्या तौर तरीके हैं। तो सारी जो विविधताएं हैं उनका भी आप सम्मान कर रहे हो, तो कि हाँ सभी धर्मों को हमको जो है सम्मान करना है। मानवीय गुणों के जो है लिए जनाधार निर्माण करने और उनका विस्तार करने की जो नियामक जिम्मेदारी है आप उनका भी वाहन करते हो, यानी उनका भी आप पालन करते हो। तो ए भी सही और बी भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर है यानी उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43।
इसमें बात कही गई है कि समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी जो समय रेखा है वो इतिहास के शिक्षण में क्यों शामिल की जाती है, आखिर उसका रीजन क्या है। तो पहला है कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने, या फिर संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, या फिर दो काल खंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, या फिर जानकारी को जो है सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। तो बात कही जा रही समय रेखा। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए समय रेखा जो है वो निर्धारित की जाती है। जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची हुई होती है, तो उससे क्या होता है, समय पता चल रहा होता है कि हाँ जो है कितना टाइम हुआ होगा, ग्रीनविच में कितना समय हुआ होगा, तो भारत में कितना टाइम, मतलब कितना टाइम हुआ होगा, तो उसमें क्या समय पता चल रहा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो इसमें क्या है, आंसर 2 ऑप्शन होगा, यानी दो कालखंडों के मध्य जो है संबंध का पता लगाने के लिए समय रेखा इतिहास जो है खींची जाती है, यानी समय रेखा इतिहास के शिक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि समय रेखा इतिहास जो है उससे ये पता चलता है कि हाँ इसके पहले जो है टाइम में क्या, मतलब लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या उनके तौर तरीके थे, और आज की डेट में लोग क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको इतिहास के माध्यम से पता चल रही होती कि क्या पुराने टाइम में क्या थे, लोग कैसे रहते थे, आज की डेट में क्या लोग कैसे रह रहे हैं, ऐसे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि हाँ पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे। तो ये सारा जो है काम चलता रहता है। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, इसमें बात कही गई है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे जो है क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है, यानी टीचर है वो बच्चे से कह रही है कि आप पूरे क्लास के नियम बनाइए, विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। ठीक है, जो मतलब जो थिंकिंग है वो क्या पूरी कक्षा से लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है, यानी कि बच्चे से कहा जाता है कि आप पूरे क्लास के नियम जो हैं वो बनाएं। फिर पूरे क्लास से जो है विचार लिए जाते हैं कि हाँ कौन कौन से नियम जो है वो ठीक रहेंगे या नहीं ठीक रहेंगे, इस पर आपकी क्या राय है। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा भी हो रही है कि हाँ ये नियम सही रहेगा कि नहीं, कि लंच में कोई बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतने लंच के मतलब मॉर्निंग में क्लास स्कूल में इतने बजे प्रेजेंट हो जाना है या नहीं होना, क्लास में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे जो है रूल बनाए जा रहे होते हैं, तो उसमें क्या है चर्चाएं भी हो रही होती हैं। तो वे अपना जो है सहमति देते हैं, यानी हर बच्चा जो है उसमें हाँ सहमत दे रहा होता है कि हाँ ये रूल सही है कि नहीं सही है। ठीक है, कि जैसे क्लास में आए सारी कॉपी जो है सबमिट हो जानी चाहिए, तो बहुत सारे जो है नियम होते हैं। तो हर बच्चे क्या है सहमति भी दे रहे हैं कि हाँ ये मैम ये रूल सही है या ये रूल सही नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। तो हर बच्चा जो है अपनी राय दे रहा है। इन नियमों को लिखा जाता है, यानी इन नियम होते हैं जिसमें चर्चाएं हो रही हैं उसको क्या है नोट डाउन भी किया जा रहा है और फिर इसको एक दीवार पे चिपका दिया जाता है। तो यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को जो है परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है, यानी कौन सी जो है गतिविधि इसमें बेस्ट होगी। तो पहला विविधता और भेदभाव, या फिर हास्याकरण, या फिर न्यायपालिका, या फिर आपका संसद। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि संसद। ठीक है, ये रूल जो है ये कहाँ बनाए जाते हैं, संसद में बनाए जाते हैं, कि उसमें सभी जो है लोग अपनी सहमति दे रहे होते हैं, यानी रूल बनाने के लिए कहा जाता है, फिर उसके बाद सभी लोग उसमें अपनी सहमत दे रहे होते हैं कि हाँ कौन सा रूल सही है, कौन से नियम कायदे कानून बनाने चाहिए जिससे लोगों को फायदा होगा, जिससे लोगों को नुकसान होगा। तो सभी इस पे क्या अपनी सहमति दे रहे होते हैं कि हाँ ये सही है या फिर ये नहीं सही है, फिर इसको नोट डाउन करके चिपका दिया जाता है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि संसद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। अगला जो क्वेश्चन है 45, इसमें बात कही गई है प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी प्रारंभिक बच्चा है, प्रारंभिक स्कूल का बच्चा है
और स्वतंत्र सेनानी की भूमिका के बारे में आप बताना चाह रहे हो कि उनकी क्या भूमिकाएं जो है होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका होगा जिससे बच्चा अच्छे से समझ पाएगा? तो पहला है विवरणात्मक विधि होगी, यानी आप विवरण करोगे, या फिर व्याख्यान विधि यानी आप लेक्चर दोगे, या फिर स्वयं अध्ययन विधि होगा, या फिर किताब से पढ़ना कि बच्चे जो है वो किताब से पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 45, क्वेश्चन नंबर जो है 45 इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विवरणात्मक विधि, क्योंकि इसमें क्या विवरण करोगे, हाँ इसके तर्क वितर्क करोगे, इसके निगेटिव पक्ष इसके पॉजिटिव पक्ष सभी समझोगे, फिर क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, वर्णन करोगे कि हाँ इसको कैसे कैसे जो इनकी भूमिकाएं होती हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, क्या इनके कार्य नहीं होते हैं, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको नहीं करना चाहिए। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि व्याख्यान अगर आप कर रहे हो, आके क्लासरूम में लेक्चर दे दिया, बच्चा निष्क्रिय रूप से सुन लेगा, वो उसमें कुछ अपना तर्क वितर्क नहीं करेगा, वो क्या है चुपचाप बैठ करके सुन लेगा। स्वयं अध्ययन विधि, तो बच्चा स्वयं से भी अध्ययन विधि नहीं करेगा, क्योंकि क्या है प्रारंभिक स्कूल की बात चल रही है, बच्चे का मन होगा तो वो सुन लेगा पढ़ लेगा खुद से, वरना क्या है वो चुपचाप बैठा रहेगा। किताब से पढ़ना, तो बच्चा किताब से पढ़ लेगा तो सारी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चा एक्टिव भी होगा और बच्चा हर चीज को अच्छे से समझ भी पाएगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। अगला है निम्न में से चरण जो है पाठ योजना के अंत में होना चाहिए, यानी जो चरण है वो पाठ योजना के अंत में होना चाहिए, ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की जो है योजना बनाना, या फिर मूल्यांकन करने हेतु जो है कार्य नीतियां बनाना, या फिर उचित विधियों संसाधन का जो है चयन, या फिर सही शिक्षण शास्त्री कार्य नीतियां चुनना। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन करने हेतु जो है कार्य नीतियां बनाना। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन के लिए अगर आप कार्य नीतियां बना रहे हो कि हाँ हमको बच्चे का कैसे जो है आकलन करना है, कैसे बच्चे का असेसमेंट करना है, जिससे कि हमको बच्चे के बारे में सारी नॉलेज हो जाए कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, वो कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो सारा प्रोसेस आपको क्या है मूल्यांकन करने की, जब आप कार्य नीतियां बनाएंगे तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। आप कार्य नीतियां बना के जब उसको अप्लाई करेंगे तो बच्चे का असेसमेंट आप आसानी से कर पाएंगे। आंसर जो है वो 2 ऑप्शन हो जाएगा। सही शिक्षण शास्त्री कार्य नीतियां चुनना ये आपका नहीं होगा, उचित विधियों यानी संसाधन का चयन करना ये भी नहीं होगा, विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना ये भी नहीं होगा। आंसर जो है क्या है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से जो है ऋतुओं का जो है घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी घटना चक्र के बारे में, ऋतुओं का जो घटना चक्र है, जैसे कि बारिश हुई फिर क्या है ठंडी हल्की हल्की होगी, फिर अधिक मात्रा में ठंड पड़ेगी, फिर क्या है थोड़ी ठंडी कम होगी, फिर क्या है खूब कस के गर्मी होगी, फिर बारिश होगी, यानी कि पहले क्या ठंडी पड़ती है, फिर क्या है गर्मी हुई, फिर बारिश हुई, फिर ठंडी आई, फिर गर्मी हुई, फिर बारिश हुई। तो ये जो ऋतुओं का घटना चक्र है इसके बारे में बच्चों को क्या है परिचित करवाना है। तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा? पहला है वाद विवाद, प्रदर्शन, केस स्टडी मतलब केस अध्ययन करवाओगे, या फिर पैनल परिचर्चा होगी। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आंसर हो जाएगा 2 यानी कि प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से बच्चा अच्छे से समझ पाएगा कि जो ऋतुओं का जो घटना चक्र है वो कैसे कैसे चलता है। अगर प्रदर्शन के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चा चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। वाद विवाद आपका बेस्ट था, क्योंकि बच्चा इसमें डिस्कशन करता, बच्चा एक्टिव होता, लेकिन बात कही जा रही थी ऋतुओं का घटना चक्र, तो इसमें क्या है आपको प्रदर्शन करके अगर बता रहे हो तो बच्चा और अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। उसके बाद जब वो समझेगा तो वो ऑटोमेटिक जो है उसमें तर्क वितर्क करना शुरुआत कर देगा। तो आंसर जो हो जाएगा
वो आपका सेकंड ऑप्शन बेस्ट होगा कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से अगर आप ऋतुओं का घटना चक्र समझा रहे हैं तो बच्चा अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वाद विवाद आपका सही हो सकता था, लेकिन प्रदर्शन के माध्यम से अगर आप यहाँ पे सिखाएंगे तो बेहतर बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाएगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो है इसमें बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और जो है निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है, यानी जो निर्देशन होते हैं, निर्देशन जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होगी। तो पहला है अवधारणाओं को समझने की, या फिर उत्सुकता उत्पन्न करने की, या फिर अनुमान लगाने की, या फिर दृश्य वृत्तांत के रूप में। तो बात कही जा रही है चित्रों और निर्देशों, यानी जो निर्देश दिए जा रहे होते हैं वो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है, यानी जो चित्र दिखाए जा रहे हैं और जो निर्देशन हो रहे हैं उनकी क्या भूमिका होगी। तो बात कही इसमें जा रही कि अवधारणाओं को समझने की, यानी बच्चा अवधारणाओं को समझ पाएगा इसके माध्यम से, उसमें उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी, क्योंकि क्या है चित्रों के माध्यम से बच्चे को सीखने को मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। अनुमान लगाने, ये भी आपका होगा, क्योंकि बच्चा क्या है अनुमान लगा करके चीजों को समझ पाएगा, उसमें अपना दिमाग लगाएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है इसके अंतर्गत। जो आपका दृश्य वृत्तांत के रूप में, ये भी आपका सही हो जाएगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, यानी ए बी सी और डी सारे ऑप्शन क्या हैं वो पॉजिटिव हैं। तो सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे, यानी बच्चा अनुमान लगाकर भी सीखेगा। अवधारणाओं को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए बच्चों में, कि अवधारणाओं को समझ पा रहा है। उत्सुकता होगी, यानी बच्चा जो है जिज्ञासु होगा, वो इंटरेस्ट ले रहा होगा। ठीक है, तो ये भी होगा। अनुमान लगाना ये भी होगा, दृश्य वृत्तांत ये भी होगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 जो है इसमें बात कही गई है छात्रों को यह समझाने की हमारा जो है लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गतिविधियां बेहतर होंगी, यानी कौन सी जो है गतिविधियां इसमें से बेहतर है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 49 है, पहला ऑप्शन है घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा करना, यानी घर के जो काम है उन पर चर्चाएं करेंगे और जो पुरुष के कार्य हैं उन पर चर्चाएं होंगी। या फिर बच्चों के खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को जो है पहचानने के लिए कहना, या फिर लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो इसमें आंसर जो बात कही जा रही, हमारा लैंगिक बोध अक्सर जो है इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं, क्योंकि क्या है क्योंकि समाज ही निर्धारित करता है कि लड़के क्या काम करेंगे, लड़कियां क्या काम करेंगी, लड़के कौन से कपड़े पहनेंगे, लड़कियां कौन से कपड़े नहीं पहनेंगी। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं उसको क्या कहते हैं, जेंडर, मतलब इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो उसी के अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि क्या जो है इसको हम कौन सी इसमें गतिविधियां बेहतर कर सकते हैं। तो पहला है घर के काम, यानी घर के जो काम है उस पर आप चर्चा करते हो, तथा पुरुषों के कार्य जो है साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा कर रहे हो कि पुरुष के जो कार्य हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, या फिर घर के जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या आप चर्चाएं कर रहे हो। तो ये आपका तो पॉजिटिव है। ठीक है, बी जो है बच्चों के खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, ये भी जो है आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जो है सी ऑप्शन की लड़के और लड़कियों के शैक्षिक जो है आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये जो है गलत हो जाएगा। आंसर होगा ए और बी सही है, तो आंसर बी आपका फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि घर के कामों पर और पुरुषों के कामों से आप जब चर्चाएं करोगे उसमें तो समझ में आएगा कि सभी जो है क्या सभी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। घर के भी काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है जो एक लेडी, इसके पहले क्वेश्चन एक आया हुआ था कि जिसमें जो महिलाएं घर का काम करती हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जो महिलाएं ऑफिस का काम करती हैं उनके काम को महत्व दिया जा रहा होता है। ऐसा क्यों है,
तो घर के काम को जो है लोग महत्व नहीं देते, क्योंकि क्या करते हैं लोगों की ये थिंकिंग होती है कि घर के काम जो है नॉर्मल है, आराम से होते रहते हैं। तो इस पे जब आप चर्चा करोगे तो समझ में आएगा कि पुरुषों के काम और महिलाओं के काम जो है वो बराबर होते हैं, मेहनत जो है सभी को करनी पड़ रही होती है। आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर जो है मुकुट लगाए और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो यानी कि जो आदिवासियों के जो स्कूल के कार्यक्रम है, यानी आदिवासी स्कूल जो है उसके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने, यानी बहुत सारे लाल पीले हरे कपड़े पहनने और सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, हास्याकरण का है या फिर रूढ़िबद्ध जो है धारणाओं का है या फिर आपका घेटोआइजेशन का है या फिर आपका पूर्वाग्रह का है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का 2 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाओं का है। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जो आदिवासी लोग हैं वो रंग बिरंगे ही कपड़े पहनते हो या फिर वो सिर पे मुकुट ही लगाते हो या फिर वो जो है पुराने किस्म के कपड़े या मतलब पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाने के लिए होता हो कि हाँ वो जो है विशिष्ट एक उदाहरण दे रहे हो आप। तो इसलिए क्या, जब हम आदिवासी का नाम सुनते हैं तो एक हमको फीलिंग आती है कि वो क्या है, पिछड़े हुए होंगे, वो क्या है, वो शिक्षा से वंचित होंगे, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते होंगे, वो अजीब तरीके से रह रहे होंगे। तो ये एक फीलिंग आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आदिवासी लोग ऐसे ही रहते हो। तो ये क्या, एक धारणा बनी हुई है जिसको कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। तो आंसर जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपका पूर्वाग्रह भी नहीं है, बाकी आपका घेटोआइजेशन भी नहीं है, हास्याकरण भी नहीं होगा। आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक रूढ़िबद्धता बनी हुई है कि हाँ जो आदिवासी लोग हैं वो ऐसे ही रहते होंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन क्या एक माइंड सेट में व्यक्ति के बन चुका है कि आदिवासी जो लोग हैं वो ऐसे रहते होंगे। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 जो है इसमें बात कही जा रही है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में जो है खदान का क्षेत्र भ्रमण जो है अवसर बन सकता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा चल रही है जिसमें जो है कक्षा के भाग के रूप में जो खदान का जो क्षेत्र है भ्रमण वो क्या है, अवसर बन सकता है। इसमें पहला है पृथ्वी के कर्षण की जो है प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए या फिर इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए या फिर संसाधन उपयोग की बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए या फिर विकास के उनके अपने विचारों पर जो है चिंतन करने के लिए। तो सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है 4 ऑप्शन होगा, यानी ए बी सी और डी सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के कर्षण की जो है प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए ये भी आपका हो जाएगा। इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए ये भी आपका सही हो जाएगा। संसाधन उपयोग की बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए ये भी आपका होगा। विकास के उनके अपने जो है विचारों पर चिंतन करने के लिए ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बात कही जा रही है अवसर बन सकता है। तो ये सारे जो है अवसर बन सकते हैं। आंसर जो होगा 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हो जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बात कही जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है। यानी कि जो रचनावादी क्लासरूम होती है जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चा कुछ खोज रहा होता है, बच्चा जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो कौन सा नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है क्रियाकलाप जो है अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होती है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अगला है अध्यापक जो है सुसाधकर्ता के रूप में कार्य करता है, कक्षा में अधिगम जो है अध्यापक द्वारा संचालित होती है या फिर कक्षा का वातावरण जो है लोकतांत्रिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में जो है अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है, यानी अध्यापक जो है वो संचालित कर रहा होता है कि क्या क्लासरूम में एक्टिविटी होगी, बच्चे को क्या सीखना होगा।
बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, टीचर डिसाइड कर रहा है कि बच्चा जो है वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, बच्चा जो है कौन सी जो है लर्निंग करेगा, बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, तो ये सारा जो है टीचर जो है प्लान कर रहा है। तो ऐसा जो है रचनात्मक क्लासरूम में नहीं होता है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। रचनात्मक क्लासरूम में बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा जो भी करना चाह रहा होगा, जो जिसमें भी उसको इंटरेस्ट होगा, जिस भी फील्ड में वो जाना चाह रहा होगा, उस फील्ड की वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो जैसी उसकी लर्निंग करनी होगी, जो भी जैसे भी उसको समझ में आ रहा होगा, आप वैसे जो है प्लान करेंगे। यानी बच्चा सेंटर में रहेगा, टीचर जो है बच्चे के अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्टिविटी प्लान कर रहा होगा। लेकिन इसमें बात कह दी गई कि कक्षा जो है मतलब अध्यापक जो है संचालित कर रहा होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि अध्यापक सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही थे, लेकिन निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, तो इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 53 जो है इसमें बात कही जा रही है सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। यानी सामाजिक न्याय के बारे में एक टीचर जो है पढ़ा रहा है, तो टीचर का जो है लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो पहला है सामाजिक अन्यायों की जो है जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, या फिर अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, या फिर सामाजिक जो है वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को जो है समर्थ बनाना। उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 का थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी। ए और जो सी है वो क्या है, एक मिनट, ए और सी, यानी ए जो सही है, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है और सी ऑप्शन, बी आपका जो है ऑप्शन गलत होगा। यानी सामाजिक अन्याय जो है अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां जो है प्रदान कर रहे हो, तो ये आपका सही होगा। सामाजिक जो है वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बना रहे हो कि बच्चे जो है समाज की वास्तविक स्थिति जो है उसके बारे में चिंतन कर पाए, तर्क वितर्क कर पाए, समझ पाए क्या कंडीशन है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप जो है वो गलत होगा। समाज जो है अन्यायों की जांच के लिए कक्षा में परिस्थितियां पैदा करना प्रदान कर रहे हो, तो इससे बच्चा एक्टिव होगा, वो सारी कंडीशन को अच्छे से समझ पा रहा होगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 54 पे। 54 है, इसमें कहा गया है 54 में कि इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर जो है निम्नलिखित दो कथन को पढ़ो। यानी दो कथन जो दिए गए हैं उनको क्या है पढ़ना है और सही और गलत को बताना, यानी सही विकल्प का चयन करना है। पहला है इतिहास जो है इतिहासकार अतीत को समझाने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, या उनके जो अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो इतिहासकार होते हैं वो क्या है अतीत को समझाने के लिए जो विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो ये तो सही है क्योंकि विभिन्न प्रकार के वो स्रोत जो है उनका उपयोग जो है कर रहे होते हैं, और जो है यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर होता है कि हाँ उनकी जो है प्रकृति कैसी होगी, वो जो अन्वेषण कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, वो कैसी जो है उनकी प्रकृति होगी। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है, यानी आदर्शन जो है वो फर्स्ट सही है। अब कथन जो सेकंड है वो देखते हैं। लेखन में जो है मौलिक रूप से क्या लिखा है, यानी लेखक ने जो है मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे जो है अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो है ये भी सही है, यानी कि इसमें क्या है ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है सही है, यानी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों सही हैं क्योंकि लेखन ने मौलिक रूप से क्या लिखा, इसका अनुमान लगाने के लिए जो है एक जैसे अवतरण के विभिन्न जो है
पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि क्या सत्यता जाननी होती है कि जो लिखा गया है क्या वो सही है या नहीं है। तो आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है। तो 55 है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है समूह जो है परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, या फिर संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, या फिर रिपोर्ट बनाना। तो परियोजना कार्य का जो है आयोजन करने के लिए कौन सा सोपान जो है इसमें इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट होगा यानी समूह परियोजना हेतु समूहों का जो है निर्माण करना, ये आपका ऑप्शन होगा। संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, ये भी सही होगा। और रिपोर्ट बनाना, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट बनाओगे यानी आप समझोगे कि हाँ कि जब डाटा तैयार करोगे तो उसको क्या है आपको मतलब लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना होगा। तो रिपोर्ट बनाना ये भी सही होगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए, बी और सी क्या है सही हो जाएंगे। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, यानी आप ग्रुप में जो है प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हो तो उसके लिए क्या है सबसे पहले समूह का निर्माण करोगे कि हाँ इस ग्रुप में इतने बच्चे रहेंगे, इस ग्रुप में इतने बच्चे रहेंगे। संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, यानी आप संसाधन जो है वो भी एक्वायर करोगे, जो सूचनाएं हैं आप उनको भी समझोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों का अनुभव लोगे, आप पूरी जानकारी जो है इकट्ठा करोगे कि हाँ इसके अंतर्गत क्या क्या है। जैसे कि मान के चलिए अगर कह दिया जाए पर्यावरण प्रदूषण पर जो है आपको आपने प्रोजेक्ट दे दिया कि पर्यावरण प्रदूषण को हमको कैसे बचाया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इस पर क्या है आप सारी मतलब अगर आप मान के चलिए किसी क्षेत्र का अगर आपको डाटा लेना है तो आप उस क्षेत्र में जाकर के लोगों से बात करोगे कि हाँ यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है, वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, पहले कैसा था कि पहले भी कंडीशन ऐसी थी कि नहीं थी, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आप लोगों से इंटरेक्ट होकर बातचीत करोगे, लोगों का अनुभव लोगे, अपना कुछ अपनी एक समझ बनाओगे, तो सूचनाओं का आप संग्रहण करोगे। रिपोर्ट बनाना, आप रिपोर्ट भी तैयार करोगे, यानी सारा जो डाटा आपने लोगों से एक्वायर किया है, सीखा है, जो सुना है, समझा है, उसको आप नोट डाउन भी करोगे। तो ये सारी बातें जो है सही हैं, यानी ए बी सी सही है। 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे। 56 जो है इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है अधिगमकर्ता के संप्रत्यों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त जो है दिलाने में क्या करना चाहिए, यानी आपके अनुसार जो सरकार है उनको किसानों को मुक्त यानी कर जो है मुक्त कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आपका आकलन के अंतर्गत चला जाएगा, यानी संप्रत्यों को लागू करने के कौशल का आकलन करना। तो ए आपका सही है। बी जो है इसमें बात कही गई कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लगाने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, आप जो है क्या विचार देंगे। तो इसमें भी आप तर्क वितर्क करेंगे, इसमें भी आपका जो है लागू करने के कौशल का जो आकलन हो रहा होगा। कुछ सैलों की जो है आकृति कुकुरमुत्तो यानी कुछ सैलों की जो आकृति कुकुरमुत्तो यानी कि मशरूम जैसी क्यों होती है, कारण बताइए। तो ये जो है इसमें क्या है आप बता दोगे कि इसका क्या कारण है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो है जैसे क्यों होती है तो इसमें सिंपल है, यानी अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट और यानी फर्स्ट ए और बी होगा। ए और बी जो है इसमें क्या है संप्रत्यों को लागू करने के कौशल का आकलन हो पाएगा। आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्न में से कौन सा जो है से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है बच्चों के मूल्यांकन के जो कौशल हैं, अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन के कौशल का आकलन कर रहा है। तो पहला है निम्नलिखित जो है आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन जो है लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, या फिर
कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाएं जो खेती पर निर्भर थे, या फिर समुद्र लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल ए, क्योंकि बात कही जा रही अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का कौन सा आकलन कर रहा है। तो मूल्यांकन कौशल का कौन सा आकलन करेगा, फर्स्ट ऑप्शन में हो रहा है, बाकी ऑप्शन क्या है, बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि ये जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर फर्स्ट होगा। कि क्या है, इसमें बात कही जा रही है कि तुलना करना, कि जो है निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की आप तुलना कीजिए। खेतों की जुताई और लोन की आवश्यकता और फसल बेचना, इस पे क्या है मूल्यांकन का कौशल का आकलन हो पाएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसमें आप तर्क वितर्क करोगे, आप समझोगे कि खेती की जुताई जो है, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, ये क्या है, इसमें आप जो है मूल्यांकन का आकलन कर पाओगे। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से किन को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, यानी कि किसको जो है आप मैप पर चित्रित कर सकते हैं। पहला है विश्व की महासागरीय घाटियां, या फिर जिब्राल्टर की जो है खाड़ी, दिल्ली का वातावरण, या फिर अक्टूबर के महीने में वर्षा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसमें आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए और बी और डी, ये क्या है, पहला जो सही है 20 भी सही है और आपका डी भी सही होगा। यानी विश्व की महासागरीय जो घाटियां हैं इनको आप मैप पे जो है चित्रित कर सकते हो। जिब्राल्टार की जो खाड़ी है इनको भी जो है आप मैप पे चित्रित कर सकते हो। डी जो है अक्टूबर के महीने में वर्षा जो है, इसको भी जो है आप चित्रित कर पाओगे। लेकिन दिल्ली का वातावरण जो है इसको आप चित्र पे मैप पे चित्रित नहीं कर सकते कि दिल्ली का वातावरण कैसा है। ठीक है, इसको क्या आप बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आप इसको मैप पर जो है चित्रित नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन ना होकर के 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए, बी और डी ऑप्शन जो है वो सही होंगे, इनको आप मैप पर प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। एक प्राकृतिक जो है भ्रमण के बाद में जो है विद्यार्थियों को सबसे पहले जो है आंक सकते हैं क्यों, उनके डायडेस को, यानी अगर आप एक बच्चे को लेकर के गए हैं प्राकृतिक भ्रमण पर, वहां से वापस आने पर आप सबसे पहले जो है आंक सकते हैं किसको। तो पहला है विश्लेषणात्मक चिंतन पर, या फिर अवलोकन पर, या फिर प्रयोग पर, या फिर तार्किक क्षमता पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है 2 ऑप्शन होगा अवलोकन पर, क्योंकि आप उनको क्या है फील्ड ट्रिप पे ले गए, अब वहां से लेकर के बच्चों को जब आए तो सबसे पहले आकलन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे ने जो है वहां पर कितना जो है ऑब्जर्व किया, कितना अवलोकन किया, कितना बच्चे ने वहां पर चीजों को देखा, कितना बच्चों ने चीजों को कनेक्ट किया, कितना बच्चे ने वहां पर सीखा। तो ये सारा जो है आपको पता चल पाएगा अवलोकन के माध्यम से। आंसर जो है वो 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तार्किक क्षमता का ये तो जब आप डिस्कशन कर रहे होगे तब पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप जो है ये पता चलेगा कि बच्चे ने वहां पर कितना अवलोकन किया, कितना जो है ऑब्जर्व किया, कितनी चीजों को उसने अच्छे से समझा। ठीक है, आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका आप अपने दैनिक जीवन में जो है सामना करते हैं, इसे मानना जो है जा सकता है। तो बात कही जा रही है जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में जो है सामना करते हैं, इसे माना जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसको आप कैसा क्वेश्चन मानेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी एक बंद सिर वाले प्रश्न के रूप में है, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न है, या फिर जो है आपका कन्वर्जनल क्वेश्चन है। तो बात कही गई है जल क्वेश्चन में क्या, कि जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप अपने दैनिक जीवन में सामना कर सकते हैं। तो आंसर होगा 2, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कि इसमें क्या है आप तर्क वितर्क करोगे कि आप अपने दैनिक जीवन में इसका सामना कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, क्या कंडीशन है जल की,
क्या कंडीशन नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या समस्याएं हैं। तो इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप समझोगे, तर्क वितर्क करोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों के अनुभव लोगे, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी आपकी। तर्क वितर्क आप करोगे, दिमाग का प्रयोग आप करोगे, आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कन्वर्जन थिंकिंग जो है, मतलब कन्वर्जनल जो क्वेश्चन है ये नहीं है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स आंसर होता है कि इसका यही ऑप्शन का मतलब यही क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें कोई अब बच्चा जो तर्क वितर्क नहीं कर रहेगा। निष्कर्ष निकालने वाले क्वेश्चन, यानी निष्कर्ष आप निकाल रहे हो तो निष्कर्ष निकालने की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। बंद क्लोज यानी मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है, उसमें भी क्या है, फिक्स आंसर होता है कि इसका फिक्स आंसर होगा, बच्चे अपना उसमें तर्क वितर्क नहीं करेंगे। लेकिन ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चा अपना तर्क वितर्क कर रहा होता है, आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे, यानी जो सोशल साइंस का पूरा सेट था कंप्लीट हो गया, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो क्या हुए, पूरे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पूरा प्रीवियस का सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं, यही मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको सारे क्लासेस जो है मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं वो आप बताइएगा। बाकी ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी यहाँ से कराई जाती है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो 3 बजे की क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।